अच्छा मेरा बेटा, हम लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर जो हमारा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक चल रहा था, हमने उस हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक के अंदर जो है वो जो हीट वाला पार्ट था वो हमने बेसिक मुकम्मल कर लिया था। और हमने उसके अंदर देखा था कि हमारे पास थर्मामीटर कैसे कैलिब्रेट होता है, टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने बड़ी तफसील से उसके अंदर देखी थी। ठीक है, फिर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल भी किए थे। और जितनी तफसील से वो न्यूमेरिकल थे और जितने सारे वो न्यूमेरिकल थे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो जो लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के न्यूमेरिकल्स होंगे उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से बन गया होगा। क्योंकि पिछले साल के जो पेपर थे, सैंपल पेपर, उसके अंदर मेडिकल वालों के लिए जो सैंपल पेपर थे उसके अंदर भी इसके सवाल मौजूद थे। और इनफैक्ट जो मैंने आपको शीट दी है जो इंजीनियरिंग वाले हैं आपके, उसके पास इसके अंदर जो है वो पास पेपर के क्वेश्चन भी इंक्लूड थे। ठीक है, उसी शीट के अंदर मौजूद है, वो शीट बी थी गालिबन। ठीक है, जो आपने सॉल्व करनी थी। अच्छा फिर हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर जो बात मुकम्मल की थी या बात खत्म की थी वो यहाँ पे की थी। अगर ये सपोज करो मेरे पास एक अदद कोई क्यूब है, और क्यूबिकल वेसल क्या होता है यार? क्यूबिकल वेसल वो होता है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारे के सारे आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई भी एक अदद क्यूबॉइड है और इसके अंदर मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है। हमें ये पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर मूविंग रेंडमली विद इन द अवेलेबल स्पेस। वो अवेलेबल स्पेस में रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो जब ये रेंडमली मूव करते हैं तो अल्टीमेटली होता क्या है? अल्टीमेटली होता ये है मेरा बेटा कि हमारे पास ये जा करके कोलिजन्स करते हैं। कोलिजन्स ये आपस में भी करते हैं और ये कोलिजन्स करते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। किसके साथ करते हैं? वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी ये कोलिजन्स कर रहे होते हैं। ठीक हो गया बच्चे, ये हमने सारी की सारी बात लास्ट क्लास में अच्छे तरीके से कर ली थी। फिर हमने ये देखा था यार, जब ये वॉल से जा करके टकराएंगे तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे? ये एग्जर्ट करेंगे फोर्स। तो हमने देखा ये जितनी फोर्स लगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब जाहिर सी बात है आपके पास ये जो कोई भी वॉल है, अगर मिसाल के तौर पर इस वॉल की बात की जाए, ये जो कोई भी वॉल है इस वॉल का अपना कोई ना कोई क्या होगा? एरिया होगा। तो ये कितनी फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल जिस पे फोर्स लग रही है? ये बेसिकली क्या डिफाइन करता है? दिस गिव्स द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। क्या डिफाइन करते हैं मेरा बच्चा? ये गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर प्रेशर डिफाइन करता है। ठीक हो गया। फिर हमने देखा था यार इस प्रेशर का हमारे पास जो फॉर्मूला था दैट वाज 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमने देखा यार पी जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर रो इज रिप्रेजेंटिंग द डेंसिटी। और डेंसिटी बोले तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये बात हमें पता है। ठीक हो गया, डेंसिटी का हमारा बेसिक फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। और हम इसको इस तरह लिखते हैं m इंटू एन डिवाइडेड बाई वी। नॉर्मली जो स्मॉल m होता है वो आपके पास किसी भी एक गैस मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करता है, और जो कैपिटल एन होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो m इंटू एन विल गिव यू द टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ये नहीं कि ये m इंटू एन जो पूरी की पूरी चीज है ये मुझे क्या दे रही है? ये मुझे दे रहा है टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, अपॉन में v से मुराद हो गया वॉल्यूम, जितना भी इस कंटेनर का या इस क्यूबॉइड का आपके पास क्या है? वॉल्यूम। ठीक हो गया। फिर हम इससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े थे। हमने कहा था यार अगर मैं मीन स्क्वायर, अच्छा अभी तक हम वही पढ़ रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके थे पिछली क्लास की। इनफेक्ट अगर आपने रिकॉर्डिंग व्यू करी होगी तो उसमें मौजूद था। एक स्टेप अगर आगे जाए, 3 वहां डिवाइडर होता है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3p डिवाइडेड में क्या आ गया मेरा बच्चा? रो आ गया। तो ये मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला था। फिर हमने कहा था यार अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दूं, तो अंडर रूट अप्लाई करने के बाद ये वाली जो पूरी की पूरी चीज है ना, ये हमारे पास कहलाती है VRMS। क्या कहलाती है? VRMS। VRMS बोले तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड। देखो पहले रूट लगा हुआ है, फिर मीन आ रहा है, फिर स्क्वायर आ रहा है, तो ये कहलाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो भैया हमने देखा था यार रूट मीन स्क्वायर स्पीड का अपने पास जो पहला फॉर्मूला होता है ना, दैट इज 3p डिवाइडेड बाय रो। ये हमारे पास होता है इसका पहला फॉर्मूला। फिर हम इसके अंदर एक स्टेप आगे बढ़े थे। हमने कहा था अच्छा चलो एक काम और करते हैं इसके अंदर आ गए थे m अपॉन वी को। अगर इस v को उठा करके मैं ऊपर ले जाऊं तो दिस विल बिकम 3 डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय pv। हमने कहा यार ये तो कोई देखी देखी शक्ल लग रही है, और ये हमारे पास क्या था? जर्नल गैस इक्वेशन था। तो जनाब जर्नल गैस इक्वेशन के लिए हमने कहा यार पीवी इक्वल्स क्या होता है? अपने पास nRT होता है, और n आपके पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, दैट इज गिवन बाय मास इन ग्राम्स, और अपॉन में क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास, तो ये आ गया RT। अगर मैं उसी के अंदर ले जाके इसको पुट करता हूं तो VRMS विल बी इक्वल टू
3/m मल्टीप्लाई बाय पीवी की जगह पे आ जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू आर टी। यहां तक की हमने बात कर ली थी। फिर हमने कहा था यार ये m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली VRMS का एक फॉर्मूला तो देखो ये नजर आ रहा है आपको, ये हो गया। एक फॉर्मूला और हमने यहां से ड्राइव कर लिया था कि यार हमारे पास जो VRMS होता है, दिस इज व्हाट, दिस VRMS इज बेसिकली इक्वल टू √3RT/m। ठीक है, ये हो गया था। यहां तक कि हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी और ये हमारे पास इसका सेकंड फॉर्मूला या सेकंड इक्वेशन है। अब मैंने इसमें कहा था यार ये जो R है, ये R हमारे पास क्या है, R हमारे पास एक अदर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अच्छा, यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि चेंज ना होती हो, दुनिया भर में कांस्टेंट हो। इस R की वैल्यू ऐसे ही है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ये जो कैपिटल R है इसकी वैल्यू अपने पास क्या है, 8.314, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन। ये हम निकाल भी सकते थे, पीवी इक्वल्स एनआरटी को आप यूज करते हुए इसको सुकून से मालूम कर सकते हो, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, खास तौर पे जो हमारे साथ यहाँ पे ए लेवल्स वाले बैठे हुए हैं या आगा खान बोर्ड वाले बैठे हुए हैं, हाँ, आप लोग मेरा बेटा इस चीज का खास ख्याल रखना कि आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू पेपर में मेंशन नहीं मतलब की जाएगी ना, तो ये पेपर में आपको गिवन नहीं होगी, आपको ये पता होनी चाहिए डायरेक्टली। ठीक हो गया। चलो, अच्छा हाँ आगे चल रहे हैं अभी हम। अच्छा, इसी तरह से मेरा बच्चा हमारे पास जो होता है वो, अगर आपको याद हो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री के अंदर, हम पढ़ते हैं कि यार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ एटम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। शायद याद आ रहा हो, इस तरह की कोई चीज बचपन में पढ़ी होगी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का एक बेसिक फॉर्मूला होता है यार कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होते हैं मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास की। अच्छा सर ये हमें क्यों बता रहे हैं, तो हमें वैसे ही पता है। और ये एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर ये होता है कि यार एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद है, और उसकी वैल्यू जो है वो सबको पता ही होगी, 6.02 पावर 20। हाँ भाई, कितनी होती है? इतनी होती है? नहीं होती इतनी, 23 होती है। एक्सीलेंट। अच्छा, अब जब तुम किताब पढ़ोगे ना, अच्छा ये मैंने 26 भी एक वजह से लिखा है, जब आप सिंध टेक्स्ट बोर्ड पढ़ोगे ना मेरा बच्चा, तो उसके अंदर आप देखोगे उसके अंदर जो Na का वैल्यू मेंशन है ना, वो ये मेंशन है। अब बच्चा यहाँ पे परेशान हो जाता है। अच्छा, इसी को कैश करा था आज से 2-3 साल पहले, जब तक एनटीएस वाले क्वेश्चन लिया करते थे ना, तो उन्होंने यही ऑप्शन दिया था। बस उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा यार इतने पार्टिकल्स होते हैं, और आगे उन्होंने डाल दिया पर किलो मोल। कितने? पर किलो मोल। अच्छा जाहिर सी बात है, अब किलो मोल का मतलब क्या है, आप 1000 मोल में देख रहे हो, तो 1000 मोल में देखोगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। भाई इसको ऐसे समझ लो, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पेंसिल है, एक पेंसिल की कीमत 10 रुपए। अगर मुझे अब 1000 पेंसिलों की कीमत चाहिए तो 1000 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात समझ आ रही है? तो अगर आपसे पर किलो मोल कोई पूछे ना, तो यही वैल्यू होगी। आपके सिंध टेक्स्ट बोर्ड में ऐसे ही मेंशन है, लेकिन जो आप कॉमनली वैल्यू पढ़ते हो वो आपके पास क्या होती है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। तो उसका आगे यूनिट भी याद रखना मेरा बच्चा, ये यूनिट किसके अंदर है, पार्टिकल्स पर मोल के अंदर है। यानी कि ये एक मोल की अगर बात करेंगे तो पावर में क्या आएगा, 23, और अगर किलो मोल के अंदर करेंगे तो अल्टीमेटली वो हमारे पास ये आ रहा होगा। ठीक हो गया मेरा बच्चा, यहां तक क्लियर हो गई? बेसिक सी बातें सारी, अभी तक हमने कोई नई बात नहीं करी। अच्छा, ये वाला जो ये चीजें बताई है सारी की सारी हम अभी फॉर्मूले में यूज करेंगे। ठीक है, चलो। अब अगर मैं इसी के अंदर एक स्टेप आगे लेके चलूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एनपी से। एनपी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा, अब अगर मैं आगे चलता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल, यहां पे आ गया एन की जगह पे स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय एन ए। ठीक हो गया मेरा बच्चा, यहां तक तो कोई मसला नहीं है, सारी की सारी बातें हमें समझ में आती होंगी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो m है, अगर मैं इस m को यहां पे ले आऊं तो ये m वहां मल्टीप्लाई हो तरह के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय स्मॉल m विल बी इक्वल टू
एन ए अपॉन कैपिटल एम। ये जो रिलेशन हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये जो ऊपर रिलेशन बनाए हैं हमने, दो दो रिलेशन, एक ये वाला रिलेशन और एक ये वाला, ये हम इसके अक्सर न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो ऊपर यहाँ पे हमने रिलेशन पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, बिल्कुल बेटे यहाँ से अभी आज की क्लास शुरू हो रही है, ठीक है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये आज की क्लास अभी स्टार्ट हुई है यहाँ से। तो ये हमारे पास आ गया वी आर एम एस इक्वल्स 3RT अपॉन एम, ये जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। अब मेरा बच्चा हमारे पास ये जो आर है, ये आर रिप्रेजेंट करता है एक अदद गैस कांस्टेंट को या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को। इसी तरह से जो एन ए है, ये भी हमारे पास क्या है, एवोगैड्रोस नंबर है, जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास किसको, एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो अगर मेरा बेटा आप देखोगे, ये जो आर है, ये आर भी एक सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ये जो एन ए है, ये भी एक सॉर्ट ऑफ क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो अगर मैं आर और एन ए को डिवाइड करूंगा, तो आर एक कांस्टेंट, एन ए एक और कांस्टेंट, तो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो भी एक अदद क्या होगा मेरा बच्चा, कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं मेरा बच्चा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम के से, के हमारे पास क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है मेरा बच्चा, 1.38 पावर -23, ये हमारे पास हो जाती है, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास। चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, 8.314 को डिवाइड कर दोगे किससे, 6.02 पावर 23 से, तो पावर 23 ऊपर जाएगी तो -23 बन जाएगा, और 8.314 को जब डिवाइड करोगे 6.02 से तो 1.38 दे रहा होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आप देखोगे कि इसको हम राउंड ऑफ करके 1.4 पावर -23 भी ले रहे होंगे अपने पास, ये चीज याद रखना। और इसकी यूनिट अपने पास क्या होती है, जूल पर केल्विन होती है। अरे भाई साहब तुम कहां चले गए, एक मिनट। वी आर एम एस इक्वल्स, ठीक है, ये क्या था, आर अपॉन एन, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये भी क्या था, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा, अब सर आपको एकदम से मतलब इतने कांस्टेंट से क्यों मोहब्बत जाग गई, ठीक है, रिपीट कर देते। देखो मेरा बच्चा, हमारे पास हमने जहां पे अपनी पिछली क्लास खत्म की थी ना, देखो वहां से बता रहा हूँ, यहां तक समझ में आ गया। वी आर एम एस इक्वल √3RT अपॉन एम, ये भी देखो कहां से आया था भाई, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था, ये तो मेरा ख्याल है सबको पता होगा, ये वाला फॉर्मूला सबको पता होगा, ठीक है, हर बोर्ड के अंदर ये वाला फॉर्मूला मौजूद है। P इक्वल 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी सब समझ में आएगा बच्चे, हमने क्या क्यों नहीं करा, ठीक है, देखते जाओ बस। अच्छा, अब इसमें ना मेरा बच्चा, मुझे इस मीन स्क्वायर स्पीड को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाने का मतलब होता है इसको मुझे अलग करने, बात समझ रहे हो, अलग करने का मतलब ये है कि इसको एक तरफ रखा, देखो मेरे बच्चे, हमें क्या करना है, हमें इसका सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाने का मतलब होता है मीन स्क्वायर स्पीड को मैंने अलग करना है और बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो इसको एक तरफ रखा, 3 डिवाइड हो रहा था वहां फेंका, रो को नीचे ले आया, तो ये बन गया भैया मीन स्क्वायर स्पीड बराबर हो गया 3p अपॉन रो के, दोनों तरफ रूट अप्लाई कर दिया, एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो गई VRMS। VRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा, आगे चले फिर हमने कहा कि ये जो रो है, रो क्या है भैया, डेंसिटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम पलटा ऊपर चला गया तो ये पीवी हो गया। अब हमें ये चीज पता है यार, पीवी इक्वल्स एनआरटी, ये तो हमने बचपन में कभी पढ़ा था, ये हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी जर्नल गैस इक्वेशन, दिस वाज आवर जर्नल गैस इक्वेशन था ये हमारे पास। अच्छा जनाब, चलो अगर हम आगे चलते हैं, जर्नल गैस इक्वेशन पे आते हैं, तो पीवी इक्वल एनआरटी, तो हमें जनरल गैस इक्वेशन समझ में आती है। इस एन की जगह पे, भैया कौन सी होती है, इस एन की जगह पे हमने क्या करा, इस एन की जगह पे हमने फॉर्मूला यूज कर लिया नंबर ऑफ मोल्स का, मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है मेरा बच्चा। अब ये देखो, यहाँ पे आपके पास ऊपर इस जगह पे देखो, यहाँ पे पीवी लिखा हुआ था, ये देखो पीवी लिखा हुआ था, इस पीवी की जगह पे आपने ये जनरल गैस इक्वेशन यहाँ लाके पुट कर दी, m अपॉन m इंटू RT, m से m मर गया, क्या बना ये 3RT अपॉन कैपिटल M बन गया, वेयर कैपिटल M इज रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूलर मास, R इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और हाँ बेटे, ये 3310 का ही साउंड है, ठीक है, हमारे पास ये हो गया 3RT अपॉन M, समझ में आ गई। अब यहां से हमें क्या समझ में आया कि यार जो RMS स्पीड है ये T के साथ प्रोपोर्शनल में नजर आ रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है √T के साथ। ये जो T है ना मेरा बच्चा, ये कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोले तो टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है मेरा बच्चा, क्लियर हो गया, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अच्छा, अब
अब शुरू हुई है आज की क्लास। यहां तक हम पहले पढ़ चुके हैं सब कुछ ए टू जेड। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आरएमएस अंडर रूट टी के साथ डिपेंड कर रहा है, ये सब डम 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 हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे ही है मेरा बच्चा। चलो, अब मैंने बताया भैया ये आर अपने पास क्या है, आर हमारे पास है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैल्यू कितना, 8.314। अब अगर पूछे सर इसकी यूनिट कैसे निकाली आपने, पीवी इक्वल्स एनआरटी को यूज करते हुए इसकी यूनिट निकाल ली। भैया वो कैसे निकाली, भाई प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है, वर्क डन होता है। चलो तुम्हें वर्क डन भी नहीं पता, प्रेशर की यूनिट पता है और वॉल्यूम की यूनिट पता है, उससे निकाल लो उठा के, भैया क्या टेंशन है भाई। अब यार ये तो किसी को नहीं पता ना, इसकी यूनिट के अंदर कोई मसला तो नहीं है, मसला है तो मैं फिर भी ये भी बता देता हूँ भैया। ये देखो पीवी इक्वल्स एन आर टी, आर की यूनिट निकालनी है पीवी डिवाइडेड बाय एन इंटू टी। पी की यूनिट कितनी है, पी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, बोले तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट बोले तो मीटर क्यूब। होल अपॉन में क्या आ गया, एन, एन बोले तो मोल। टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में होता है, ठीक है। जो मर रहा है उसे मार दो, 1 मीटर स्क्वायर से मतलब 2 मीटर स्क्वायर से 2 मीटर चले गए, 1 मीटर बच गया। ये बन गया भैया न्यूटन मीटर पर मोल इंटू केल्विन। और हमें बचपन से पता है न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है। हम वर्क डन से इस बात से आशना है, हमें ये चीज पता है। तो मोल इंटू केल्विन, क्लियर हो गया भैया। इस तरह से हमने आर का यूनिट भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर मैंने एक बात ये बोली कि यार आपको ये आर का वैल्यू बाय हार्ट याद होना चाहिए, 8.314। जब हम इसको अपने न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे तो हम इसको 8.35 ले सकते हैं एहतियातन, क्योंकि हमें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर सारा मंजन बेचना होता है। ठीक हो गया। अबे वहां तक पहुंचने तुझे आर को एवोगैड्रो नंबर से क्यों डिवाइड करना होता है। एक तो तू अननोन के नाम से बैठा हुआ है, अब्बा ने कोई नाम नहीं रखा क्या, उस नाम से आया यहाँ पे, ठीक है। और एक वो ऐसे यू के नाम से बैठा हुआ है, अजीबो गरीब नाम रखे हुए। अल्लाह के बंदो अपने नाम से आओ, ठीक है। चलो आगे देखो अब जरा, ये आ गया हमारे पास 8.314। अच्छा अब हम 8.35 मेरा बच्चा राउंड ऑफ, जैसे जी का वैल्यू 9.8 होता है ना, राउंड ऑफ कर लेते हैं 10 ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए ठीक है। 8.315 बोला है मैंने, 8.35 नहीं बोला, 8.315। 14 को बस आगे ले जाना, 15 पे ले जाना, ठीक है। और अगर और अच्छा राउंड ऑफ करना हो 8.3 पे कर लेना, वो इससे ज्यादा नहीं करना। ऐसा नहीं कि 8.3 के बजाय 8 लेके चल रहे हो और फिर मतलब आ रहे हो कि आंसर भी नहीं आ रहा, तो वो आंसर नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक चीज देखी फिर हमने यहाँ पे क्या देखा, फिर हमने देखा यार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। सेट हो गया भैया, ये अपने पास होता है फॉर्मूला। फिर मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है मेरा बच्चा, यहां तक सबको सब अमन है, बोलो भैया हाँ या ना। एक तो रिपीट कर रहा हूं स्टार्ट से, फिर तुम बोल भी नहीं रहे हो, कैसे मजा आएगा ऐसे। और अपने सही इंसानों वाले नाम से आओ सारे के सारे, सेट है। चलो फिर हमने क्या करा यार, हमने ना यही जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा भाई इसमें याद रखना, इसमें मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं, आइंस भी होते हैं, एटम भी होते हैं। अब एक मोल के अंदर जो चीज होगी ना वो सब इसी एवोगैड्रो नंबर से हम शो कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया एनपी इक्वल एन मल्टीप्लाई बाय एन है। फिर आपने क्या किया यहाँ पे, फिर आपने इसी रिलेशन को यूज किया और आपने नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे फॉर्मूला डाल दिया स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। अब एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, आपने उसको उठा के इधर फेंक दिया, तो ये आपके पास एक रिलेशन बन गया जिसको अभी मैंने यूज करना है आगे, अभी तक यूज नहीं किया भाई, ये बता रहा था ये कैसे बना है। इसमें एनपी बोले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, स्मॉल एम बोले तो मास इन ग्राम्स है, एन ए बोले तो एवोगैड्रोस नंबर है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 6.02 पावर 23। और एक बार आपके पास 8.314 को हम लोग 9 नहीं ले सकते, बिल्कुल भी 9 नहीं ले सकते मेरा बच्चा। क्यों लेंगे 9, हम लोग शादी में थोड़ी आए, ठीक है। आर की वैल्यू 0.08 होती है केमिस्ट्री के अंदर, जहां हम सीजीएस सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है मेरा बच्चा, क्लियर। हाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे भी आने थे तो फिर बताता हूँ वो यूनिवर्सल है या नहीं, ठीक है। चलो स्मॉल एम का मतलब मास इन ग्राम, कैपिटल एम का मतलब मॉलिक्यूलर मास, ठीक हो गया। फिर हम आगे बढ़े, ये हमने फॉर्मूला लिखा जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, वी आर एम एस इक्वल √3RT अपॉन कैपिटल एम। बेटे 0.08 की यूनिट सीजीएस वाली होगी ना, सीजीएस वाली यूनिट आप निकाल लो, फोर्स की यूनिट क्या बनेगी, डाइन बनेगी। और आपके पास अगर सीजीएस वाली यूनिट निकालनी होगी, वैसे तो हमारा काम नहीं है लेकिन देख लो अब इधर, पीवी अपॉन एन इंटू टी, इसकी जगह पे डाल दो आप, प्रेशर की जगह पे क्या डालोगे, आप डालोगे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन में क्या आएगा, मोल आ जाएगा,
बस, ठीक है। और टेम्परेचर की जगह पे क्या आएगा, केल्विन आ जाएगा, सिंपल, बकरी हो गया, लो ये चला गया। 9 सेंटीमीटर पर मोल इंटू केल्विन, और 9 सेंटीमीटर वहां पे अर्ग के बराबर होता है, अर्ग, ERG, ठीक है। ये CGS के अंदर होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, जितने लोग केमिस्ट्री वाले चैंपियन बैठे हुए हैं, CGS की यूनिट है ये बेटे, ये ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास 9 सेंटीमीटर अपॉन में आ गया मोल केल्विन। मेरे बच्चे मुझे ना आज ये चैप्टर पूरा करना है, ठीक है, तो अब थोड़ा सा मेरा साथ दो जल्दी से। अर्क पर मोल इंटू केल्विन, ठीक है बच्चे, ये हो गया आपके पास, ठीक है। चलो ये इसकी CGS वाली यूनिट, वैसे कोई नहीं पूछ रहा आपसे CGS वाली, ठीक है, लेकिन आपने पूछा तो बता दिया मैंने, बता रहा हूँ। देखो, अब मैंने कहा यार देखो, अब जिस तरह हमारे पास R एक अदद यूनिवर्सल कांस्टेंट है, Na एवोगैड्रोस नंबर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अगर मैं इन दो को डिवाइड करूंगा तो एक और कांस्टेंट मिल जाएगा मुझे, तो मैंने डिवाइड कर लिया, K आ गया मेरे पास, K इक्वल्स R अपॉन Na। डिवाइड करोगे इसकी वैल्यू आ रही है 1.38 पावर -23। सर जब आपने इसको डिवाइड किया तो इसकी ये यूनिट, ये कैसे बन गई यूनिट बेटे, जब आपने डिवाइड किया तो Na क्या होता है, Na का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, तो मोल से ऊपर वाला मोल कैंसिल हो गया, तो इसकी यूनिट क्या बन गई, जूल पर केल्विन बन गई। अब आर की यूनिट देखो ना मेरा बच्चा, आर की यूनिट क्या थी, जूल पर मोल इंटू केल्विन, ये यूनिट थी, अपॉन में Na की यूनिट क्या होती है, 6.02 पावर 23 पर मोल, एक मोल के अंदर ये होता है, तो मोल से मोल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के उसकी यूनिट क्या बन गई, जूल पर केल्विन बन गई, ठीक हो गया। फिर मैंने कहा इसको राउंड ऑफ करके आप 1.4 पावर -23 यूज कर सकते हो। अभी तक मैंने इसके आगे अब कुछ नहीं बताया, ठीक है। चलो अब वापस आ जाओ जरा। अब हमें ये चीज पता है कि हमारे पास जो VRMS का फॉर्मूला है दैट इज 3RT अपॉन कैपिटल M, ठीक है भैया। अब देखो जरा, और हमें एक चीज और पता है कि K इक्वल्स R अपॉन Na, जो कि हमारा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बेटे यहां तक की सारी चीजें क्लियर है जी बेटे, टेम्परेचर केल्विन ही होता है, ठीक है। अब अगर मैं R का यूनिट, R की वैल्यू निकालनी है तो Na को उठा के वहां फेंक दूंगा, तो R विल बी इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय Na। क्लियर है मेरा बच्चा। अब ये देखो, ये जो मैंने यहाँ चीज बनाई है ना ताजा ताजा, इस चीज को उठाकर ये R की जगह पे यहां पुट कर, अल्टीमेटली ये बन जाएगा मेरा बच्चा VRMS विल बी इक्वल टू 3T अपॉन M मल्टीप्लाई बाय R की जगह पे क्या आ गया, K टाइम्स ऑफ Na। सही है भैया, K टाइम्स ऑफ Na बन गया ये आपके पास। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो VRMS विल बी इक्वल टू 3KT मल्टीप्लाई बाय Na डिवाइडेड बाय कैपिटल M। सर आपने ये क्या हरकत करी बच्चे, ये हरकत करी, K को लिख दिया इनके दरमियान में, M को यहां से उठा के लिख दिया Na के डिनोमिनेटर में। क्यों सर, कैसे कर सकते हैं आप ये जुल्म बच्चे, एक्स वाई अपॉन ए लिखा हो तो मैं x अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय वाई भी लिख सकता हूं, और मैं x मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन ए भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों के डिनोमिनेटर में जहां दिल करे वहां लिख दो। सर तो दोनों के साथ क्यों नहीं लिखा, ठीक है, बिल्कुल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी यूनिवर्सल है, क्योंकि दो यूनिवर्सल कांस्टेंट को डिवाइड करके आ। अब देखो, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने Na अपॉन एम पढ़ाया था यहाँ पे, ये देख चेक करो, इसलिए पढ़ाया था ये। Na अपॉन एम नजर आ रहा है किसके बराबर है, NP अपॉन एम के बराबर है, जाके यहाँ पुट कर देंगे NP अपॉन एम को। VRMS will be equal to 3KT multiply by NP upon M। NP बोले तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैं गैस के किसी भी एक मॉलिक्यूल की स्पीड के लिए बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, तो अल्टीमेटली NP का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसी बात है नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, तो मैं तो एक की बात कर रहा हूं, बात समझ आ रही। अगर मैं एक किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो NP नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पार्टिकल, एटम, आइन सब कुछ कर रहा था ना, तो आपके पास VRMS का जाना पहचाना और फेमस फॉर्मूला बन गया 3KT अपॉन M। बोलो बेटे यहां तक समझ में आ गया, ये आपके पास तीसरा फॉर्मूला है। एक पढ़ा 3P अपॉन रो, एक पढ़ा 3RT अपॉन कैपिटल M, फिर एक पढ़ा 3KT अपॉन M। एक चीज जो यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है, जो स्मॉल m है ना, ये मास इन ग्राम्स है, यहाँ पे ये क्या है, मास इन ग्राम्स। और याद रखना, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं किससे, 1000 से। ये सर आपको कैसे पता चला ये मास इन ग्राम है, बेटे मुझे ऐसे पता चला
कि मैंने ये यहां से लाया हूं, ये मैं कहां से लाया हूं, ये देखो इधर, ये मैं नंबर ऑफ मोल्स था, इस नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे फॉर्मूला लाया था, और नंबर ऑफ मोल्स के अंदर ये फॉर्मूले में जब भी आता है, ये हमेशा याद रखना मास इन ग्राम्स होता है और अपॉन में मॉलिक्यूलर मास होता है, तो केमिस्ट्री की ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो स्मॉल एम है ना, ये मास इन ग्राम है, तो जब कभी भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, आप हमेशा यहाँ पे इसको क्या करोगे, इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। बोलो बेटा यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? फिर एक सवाल पे चले हम लोग। चलो बच्चे, अब जल्दी से हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है ना करने के लिए, अब वो आप ही लोग करोगे इसी फॉर्मूले को यूज करते। आपको ये कह रहा क्या है, आपको ये कह रहा है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का क्या है, मॉलिक्यूल है एट, ये हमारी किताब का सवाल है, एट 800 केल्विन। ठीक है मेरा बेटा, 3 मिनट है, जल्दी सॉल्व। देखो जरा इसके अंदर हमारे पास क्या मसला है, देखो इधर, अब हमारे पास सबसे पहले तो ये देखो, आप में से अक्सर लोगों ने ये काम किया कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को यहां पे इसका कैपिटल M2 रख के सॉल्व किया, ऐसे ही है, √3RT/m से। अब इसके अंदर मसला क्या है कि आपको जो मॉलिक्यूलर मास था उसका आपको यूनिट नहीं पता है यहाँ पे, अगर पता है तो बताओ उसका यूनिट क्या है उस मॉलिक्यूलर मास का। अगर आपने √3RT/M वाला फॉर्मूला यूज करना है तो आपको इस मॉलिक्यूलर मास को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप में से बाकी के तमाम लोग, जितने लोगों ने, अच्छा अक्सर लोगों ने इसका आंसर सही भी बताया, जितने लोगों ने जो आंसर बताया ना 3140 3150, ये तकरीबन सही आंसर है, अभी हम भी निकालेंगे इसी तरह का है। जितने लोगों ने इसको यहां से किया 3kT/m से, उनका आंसर अप्रोक्सीमेटली सही आ रहा था। कैसे? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट, उसको राउंड ऑफ कर दिया 1.38 को, तो 1.4 पावर -23। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास क्या बन गया, ये आगे चले, और ये कितना था 800 केल्विन। 800 को ऐसे लिख सकता हूं 8 मल्टीप्लाई बाय 100, अपॉन में क्या आ गया, स्मॉल एम। अब स्मॉल एम तो आपको पता ही नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला स्मॉल एम का आ गया। मैंने आपको अभी पढ़ाया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक हो गया? अब आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल तो 1 है, यहाँ पे आ जाएगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब यहाँ पे आपको मास इन ग्राम्स की वैल्यू चाहिए, मास इन ग्राम को अकेला कर दो यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे आपका मसला क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका मसला हल हो रहा है। कैसे? ये जो कैपिटल M है ये आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है पर मोल, और आपको ये जो Na है ये आपको पार्टिकल्स बता रहा है पर मोल, तो पर मोल से पर मोल चला जाएगा और आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास आपके पास आ जाएगा 2, ये आपके पास आ गया, जो इसकी वैल्यू है 6.02 पावर 23, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 6 ले लेते हैं, 6 पावर 23। बस एक चीज का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये जो अभी अभी आपने मास निकाला है ना कैपिटल M, ये मास आया है किसके अंदर, ग्राम के अंदर, क्योंकि ये जो मैंने अभी बताया था स्मॉल m किस में मास होता है मेरा बच्चा, मास इन ग्राम। ठीक है, मास इन ग्राम होता है। तो अल्टीमेटली जब आप इसको कन्वर्ट करने जाओगे तो आप क्या करोगे, आप क्या करने वाले हो, ये आपके पास मास इन ग्राम आ रहा है, किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्राम से किलोग्राम में आने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये जो भी वैल्यू है, ये इस तरह से जो भी वैल्यू 2/6 पावर 23, इसको आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे आपने कर दिया 1000 से। ये बेसिकली क्या हो रहा है, मास ग्राम से किस में जा रहा है, किलोग्राम में। तो यही चीज आपके पास बन जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 26। अब चाहो तो इसको रूट के अंदर लिख लो उठा के, बस आपका मसला हल हो गया। इक्वल्स 3 मल्टीप्लाई बाय 1.4 10 की पावर -23 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। अपॉन में हमारे पास जो m दिया हुआ है 2/6 को आपने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, तो 1/3
इंटू 10⁻26 और ऊपर रूट आपका एज इट इज चल रहा है। इस चीज को पलटेंगे तो ये कहां चला जाएगा मेरा बेटा, ऊपर चला जाएगा। अच्छा भाई आ गया ऊपर, अब देखो क्या बनता है ये वाला 3 इस 3 के साथ आ गया तो 3 3 हो गया 9, 1.4, ये वाला 26 माइनस 23 कितना बना ये भैया, ये बन गया आपके पास 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। मैंने आप लोगों को रूट निकालना सिखाया था पहले या नहीं सिखाया था? बोलो बच्चे, रूट निकालना सीखा था या नहीं सीखा था? नहीं सीखा रूट निकालना? आधे लोग बोल रहे हैं सीखा था, आधे लोग बोल रहे हैं नहीं सीखा था। अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलो अच्छा इसके अंदर अगर ये रूट सॉल्व कर लोगे तो पहले मुझे ये बताओ, अगर इस रूट को सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा? बोलो यहां तक। बस इसमें रूट सॉल्व ही मसला है ना, बाकी तो सारी चीजें हो गई। हाँ या ना? ऐसे ही है ना? ऐसे जितने लोगों ने 3140 या 3156 वाला आंसर निकाला है उनका भी पॉइंट क्लियर हो गया, और जितने लोगों ने 3RT अपॉन कैपिटल M लगाया था उनका मसला हल हो गया। क्या आंसर क्यों नहीं आ रहा था बेटे? आंसर इसलिए नहीं आ रहा था 3RT अपॉन M लगा करके क्योंकि कैपिटल M जो होता है ना, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। अगर आपको याद हो इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल होती है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता किसमें? SI यूनिट में। भैया ये पूरे मोल का मास बता रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का मास जो है ना, 2 जो आप पढ़ते हो 2 इसका मॉलिक्यूलर मास है, वो है 2 ग्राम पर मोल। इसी को मोलर मास भी कहते हैं ना। एक मोल का मास है 2 ग्राम, तो एक मोल में कितने? 6.02 पावर 23। तो आपको अगर एक मॉलिक्यूल का निकालना है तो आप 6.02 पावर 23 से पहले डिवाइड कर दोगे, फिर 1000 से फर्दर डिवाइड करोगे ताकि वो ग्राम से किसमें आ जाए? किलोग्राम में। बोलो मेरा बच्चा, बातें समझ में आ रही है सारी? इसलिए मैंने कहा था ये खुद करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था आप ये बोंगी मारोगे 3RT अपॉन कैपिटल M लगाओगे, तो मैं भी हमेशा यही करता था। ठीक है, फिर मुझे बाद में समझ में आया था कि यार इसमें ये मसला होता है इसलिए आंसर नहीं आता इसमें। ठीक है, तो बहरहाल हमने 3KT अपॉन M से कर दिया। चलो अब हम रूट निकालना भी सीख लेते। ठीक है, एक बार रूट निकालना समझ में आ जाएगा तो ये भी हमारा मसला था। ठीक है, चलो अब पहले हम सीखते हैं यार रूट निकालना। अच्छा बच्चे, जब हम स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे होंगे ना, तो हमें स्टार्ट में लगेगा कि यार सर ये तो पता नहीं कौन सा कोई भयानक तरीका सिखा रहे हैं, बहुत मुश्किल तरीका है ये स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, अब हमारे पास ठीक है, चलो अब आगे देखो। अच्छा भैया अब साथ साथ चलना, स्टार्ट पे लगेगा कि ये मुश्किल तरीका है, हालांकि ये बहुत आसान तरीका है। आप 1 से 2 से 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने पे हमें समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे हमें जो है ना वो रूट निकालना है 75 का। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 75, ये क्वेश्चन है हमारा। अच्छा बच्चे, अब इसके लिए जो है ना सबसे पहले मेरे पास जो है वो रिवाइज कर लो कि हमारे पास जो 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर होते हैं ना, सबसे पहले वो रिवाइज कर। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। जब जैसे आपको ये पता है कि 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 का स्क्वायर अपने पास क्या होता है? 16। अब वैसे ही राउंड द वे क्या है, 16 का रूट क्या होता है? 4। ठीक है मेरा बच्चा, मैं अभी चैट नहीं देख रहा तो चैट में कोई चीज पूछने का तकल्लुफ ना करो अभी। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो इसी तरह से 81 का रूट अपने पास क्या होता है? 9 होता है। राउंड द वे दोनों तरफ चलती है ये बात। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है जिसका रूट निकालना है उसको आपने क्या कंसीडर कर लिया? y। ये है पहला स्टेप। ठीक हो गया। अब आपने ये देखना है, आपने क्या देखना है कि इससे पीछे आपने देखना है इससे पीछे कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट रूट एग्जिस्ट करता है। इससे पीछे कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट रूट एग्जिस्ट करता है? क्या 74 का परफेक्ट रूट एग्जिस्ट करता है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं करता। 73, 72, 71 किसी का करता है?
कहां तक जाओगे, जाते जाते आपको मिलेगा यार इससे पीछे 64 ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट रूट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 8 का नहीं करता, 64 का करता है। सर 49 का भी तो करता है। अबे 60, अबे उससे इमीडिएट पीछे देखेंगे, ऐसे नहीं है 4 गली छोड़ के पीछे चले जाएंगे। 64 पहले आ रहा है, 49 और बाद में आएगा। 64 का करते हैं, इसका जो भी आंसर है, मतलब इसका रूट जो भी है, इसको आपने कह दिया x। ये हो गए 2 स्टेप। इसमें कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 2 सेकेंड। पहला स्टेप, जिस भी चीज का रूट निकालना है उसे क्या मान लिया, y। मैं सेकंड के साथ बताऊंगा, सेकंड के साथ होगी ये सारी कैलकुलेशन। ठीक है, यानी कि अभी जो हमने स्टेप किए ना, इसमें 2 सेकंड से ऊपर नहीं लग सकते आपको। अगर लग रहे हैं तो मतलब आप फिर लाजवाब आदमी है। ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यू, आपने इसे कह दिया ये क्या है, y है। आप उसे कुछ और कह दो, मुझे y अच्छा लगता है इसलिए मैंने y कह दिया। आपने देखा इससे पीछे कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट रूट एग्जिस्ट करता है, तो आपने कहा यार 64 का करता है। 64 का रूट क्या होता है, x होता है। आगे नहीं देखेंगे, पीछे देखेंगे। अगर 80 होता है ना, तो भी मैं 81 नहीं देखता, पीछे की तरफ जाता 64 पे। तो उसका रूट, अच्छा 64 का रूट क्या है, 8 है, तो आपने 8 को कह दिया ये क्या है भैया, x है। ठीक है, ये हो गए 2 स्टेप, 2 सेकंड लगने चाहिए थे इसमें। अब आपने इन दोनों को करा डिवाइड, किसको, y और x को। y और x को आपने कर दिया डिवाइड। मैं डिवाइड करना भी सिखा रहा हूं, सब सिखाऊंगा। देखो इधर 75 डिवाइडेड बाय 8। देखो बच्चे कैसे डिवाइड करेंगे। पहली क्लास में मैंने कहा था टेबल याद कर लेना। ये होमवर्क तो दिया था, या ये होमवर्क भी नहीं दिया आज तक कभी, टेबल याद करने का काम दिया था, टेबल याद किए थे, दिया था ना। अभी पता चलता है टेबल याद है या नहीं याद है। ठीक हो गया 1 to 20 तक के। अब आपने क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। देखो इधर 8 1 जा हुआ 8, 8 9 जा हुआ 72। अब 8 9 जा 72 क्यों होता है, इसमें मैं आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता। 8 1 जा 8, 8 9 जा हुआ 72। 75 में से 72 गया, कितना बचा पीछे, 3 बचा। अब 8 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो आपने यहाँ लगाया डेसिमल। डेसिमल लगाने के बाद एक जीरो लगाने की इजाजत है। अब 8 3 जा हुआ 24। 8 3 जा क्या हो गया, 24 हो गया। 30 में से 24 गया, क्या बचा, 6। एक जीरो लगाने की इजाजत है हर स्टेप। 8 7 जा क्या हो गया, 56। हमेशा हम 2 डेसिमल तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया। z का वैल्यू क्या आ गया, 9.37। इसके अंदर आपको कितना टाइम लगेगा डिवाइड करने में, आपको फर्दर 3 सेकंड लग जाएंगे बस। इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा डिवाइड करने में, या लगेगा इससे ज्यादा टाइम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं स्टार्ट से। पहला स्टेप, जो भी वैल्यू दी हुई आपने उसे क्या कह दिया, y। आपने देखा उससे पीछे कौन सा ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका परफेक्ट रूट मौजूद है। 64 था, उसका रूट क्या है 8, उसको आपने कह दिया x। सेट हो गया। आपने y और x को कर दिया डिवाइड। बात समझ आ गई, बोलो बेटे यहां तक सारा का सारा स्टेप क्लियर है। 9.37 आ रहा है, 9.4 नहीं आ रहा। ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करना, राउंड ऑफ करोगे तो एरर आएगा। अब आपने क्या करना है, देखो इधर बस आंसर आ रहा है। ये जो आपका x है और ये जो आपका आंसर है, इन दोनों को ऐड करना है। अच्छा, ऐड करना भी मैं सिखा रहा हूं, वैसे ही ऐड करना है। देखो इस 8 के अंदर इधर डेसिमल साइन मौजूद है भाई, जब डेसिमल हमेशा आखिर में होता है, तो आपने, और इसका डेसिमल इधर है, आपने डेसिमल से पीछे वाले को डेसिमल से पीछे वाले में ऐड करना है। ठीक है, डेसिमल से पीछे यहाँ क्या है 8, और यहाँ क्या है 9। तो 8 + 9 कितना होता है, 8 + 9 इज 17। 8 + 9 इज 17। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बेटे तुम्हारे लिए नहीं है ये, छोड़ो तुम। 75 कहां से आया, ठीक है। अबे 75 वो सवाल है जिसको लेकर मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, 75 वो सवाल है जिसको लेकर मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहला स्टेप हमारे पास क्या था, आपने आपने जो भी वैल्यू थी, आपने इसे क्या कह दिया मेरा बच्चा, y कह दिया। इससे पीछे हमारे पास जो भी नंबर है, जो भी ये वैल्यू थी उसको आपने y कह दिया। इससे पीछे जो भी नंबर इसका परफेक्ट रूट एग्जिस्ट करता है उसे आपने x कह दिया। दोनों को डिवाइड करा। ऐड कैसे किया, ऐड आप कर रहे हो x और z को। x आपके पास क्या था 8, z क्या है 9.37। देखो भैया इसमें यहां डेसिमल है, डेसिमल से पीछे 8 है, डेसिमल से पीछे 9 है। 8 + 9 कितना होता है 17, और ये डेसिमल के बाद वाली टर्म आ गई एज इट इज। बोलो बच्चे यहां तक क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है, नहीं कबीर मेरा बेटा 8 को मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, क्लियर है। अभी तक के हमने जो स्टेप किए ना, इसमें आपके 5 से 6 सेकंड लगते हैं। फिर स्टार्ट से सारे स्टेप रिपीट कर लो अपने।
जो भी वैल्यू आपने उसे क्या नाम दे दिया, y को। आपने देखा उससे पीछे कौन सा नंबर है इसका परफेक्ट रूट एग्जिस्ट करता है, उसके रूट को कह दिया x, y और x को कर दिया डिवाइड, और आपने x और जो आंसर आया उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सेट। जो ये फाइनल चीज आई है इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। आंसर आ जाएगा 2 8 जा क्या होता है 16, 2 8 जा 16, 1 यहां आया, 2 6 जा 12, 1 यहां आया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 आया, 2 6 जा 12 और 2 8 जा फिर क्या हो गया 16। 8.68 हमारे पास अंडर रूट 75 का आंसर है। स्टार्ट से मैं सारे स्टेप रिवाइज कर रहा हूं एक और एग्जांपल के साथ, अब साथ साथ मुझे बताते जाना करो जल्दी से। देखो सपोज करो मुझे मालूम करना है अंडर रूट ऑफ 56, ठीक है, जल्दी से बताओ। देखो सबसे पहले इसे क्या कह देना है, y, पहला स्टेप डन। इससे पीछे कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट रूट एग्जिस्ट करता है, तो भैया 49 है। 49 का रूट क्या होता है 7। 49 को x नहीं कहेंगे, जो उसका रूट है उसे कहेंगे x। आ गया 7 इज x। अब क्या करना है, y और x को कर दिया डिवाइड, y बटा x। y कितना है 56 या 56, x कितना है 7, डिवाइड कर दिया आपने। 7 8 जा क्या होता है 56, कभी कभार ऐसा भी होता है डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है। 8 और 7 को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। 8 + 7 15, हमेशा यहां पे किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्या बनता है भैया 7.5। 7.5 डिवाइड करके देख लो, 2 7 जा हुआ 14, 1 बचा, डेसिमल लगाया 0 लगाया, 2 5 जा हुआ 10, आंसर क्या आ रहा है 7.5। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी का जरा सा भी मसला है कोई इशू नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं विद अ डिफरेंट एग्जांपल। चेक करो, सपोज करो मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 39, किसका निकालना है भैया 39 का स्क्वायर रूट निकालना। जो भी चीज है इसे क्या कह दिया y, इससे पीछे ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट रूट एग्जिस्ट करता है दैट इज 36। 36 का रूट क्या हुआ 6, इसको कह दिया x। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, z इक्वल्स y डिवाइडेड बाय x। y बोले तो 39, x बोले तो 6। 6 6 हुआ 36, 39 में से 36 गया 3 बचा, यहां 0 लगाया, 6 5 क्या हो गया 30। अगर ये इस पे पूरा नहीं कैंसिल होता तो हम 2 डेसिमल तक जाते, 2 से आगे नहीं जाते। अब क्या करना है, जो ये आंसर आया इसको x में ऐड कर लो, ये है 6, ये है 6.5, डेसिमल से पीछे 6, डेसिमल से पीछे 6, 6 में 6 ऐड किया क्या बना 12, और डेसिमल के बाद आया 0.5। अपॉन में हमेशा 2 आएगा, 2 6 हुआ 12, और यहाँ पे क्या है 2 2 हुआ 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 2 5 हुआ 10, आंसर आया 6.25। बोलो बच्चे क्लियर हो गया। तो आराम से हम विद इन 7 to 8 सेकेंड हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। मैं आपको और भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट अभी निकाल के दिखा देता हूं, जिसमें एक्सपोनेंट आ रहे हैं, जिसमें डेसिमल आ रहे हैं, सब निकालना बता दूंगा एक ही तरीके से। अब मुझे पता था कोई ना कोई चवल मारेगा पॉइंट वाली इसलिए मैं पहले ही बता दिया था, ठीक है। अबे ये क्यों टेंशन ले रहा है, हम है ना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आखिरी स्टेप कौन सा था भैया, ये ना, ये दोनों को जमा किया था और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया था, 17.37 डिवाइड बाय 2, बस। ये 2 हमेशा 2 ही आएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आखिरी स्टेप में डिवीजन में हमेशा ही 2 आएगा, ठीक है। चलो आगे देखो जरा। बेटे ये भी डिफिकल्ट है, अभी तुझे खुद करने देता ना तो पता चलता ठीक है। बच्चा बोल रहा है एक डिफिकल्ट वाला करा दें, बच्चे ये भी डिफिकल्ट है, अभी खुद अपने सर पे पड़ती ना। अभी ये देख के, अभी ये वाला सवाल देख के आधे लोगों का इंतकाल होने वाला था ना, ठीक है। अभी जब मैं करूंगा तो ये भी आसान ही लग रहा होगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो सारे डिफिकल्ट होते हैं जब तक नहीं आता होता, तो एवरीवन इज अ गैंगस्टर जब तक वो आता ना हो, ठीक है। चलो अब देखो आगे। अब हमारे पास जो है मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कोई बड़ा सा सवाल ले लेते हैं, चलो बड़ा सा सवाल 4 6 1 5 7 8 9, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। अब ये एक नंबर है, अब अभी इंतकाल हो रहा होगा इसको देख के, ठीक है। मसला हल हो गया यहां तक। अब ये देखो, अब यहां पे आपके पास अभी डेसिमल मौजूद है, आपने क्या करना है, डेसिमल को पीछे मूव करना है, 1
2 3 4, कितने स्टेप पीछे आए डेसिमल? 4 स्टेप। 41.5789 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, यूं लिख सकता हूं ना इसको मैं, या नहीं लिख सकता? अच्छा, यहां पे आपने जो भी कभी एक्सपोनेंट बनाना है ना, एक्सपोनेंट बोले तो आपने यहाँ पे जो भी 10 की पावर बनानी है, आपने हमेशा यहाँ पे 10 की पावर ऐसी बनानी है कि वो कोई इवन नंबर आ रही हो। कैसी आ रही हो? कोई भी इवन नंबर आ रही हो। इवन नंबर लाने का मतलब क्या है? जो 2 के टेबल में आता हो। क्यों? क्योंकि जो ये इवन नंबर वाली पावर होती है ना, वो रूट से बाहर आसानी से आ जाती है। जितनी पावर होगी उसका हाफ बाहर आ जाएगा। 4 है तो बाहर 2 आएगा, 6 है तो बाहर 3 आएगा, 8 है तो बाहर 4 आएगा। क्यों? क्योंकि जो रूट होता है ना मेरा बच्चा, ये रूट, रूट का खुद मतलब ये होता है किसी भी ब्रैकेट पे पावर हाफ। तो हाफ से क्या हो रहा है? बेसिकली 4 है ना, तो जब हाफ करा है इसका तो वो 2 हो जाएगा। 8 है तो वो ये हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इस तरह से हम इसको कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब खुद सोचो, अगर तुम यहाँ पे 10 की पावर 5 बना दोगे तो जब बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? 10 की पावर 5/2। अब तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी 10 की पावर 5/2 निकालते निकालते। मसला समझ आ रहा है भाई? अगर 10 की पावर 5 होता तो बाहर, अभी तो बोला हाफ बाहर आएगा, तो हाफ के अंदर जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमेशा ऐसे ही करना। हाफ के अंदर जो है ना इवन होगा ना, तो हाफ आसानी से हो जाएगा। अगर कोई ऑड नंबर लोगे तो वो हाफ नहीं होगा। 10 की पावर 5 लोगे तो वो बाहर तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, नहीं निकलेगा। ठीक है। अब जब मैं 10 की पावर 4 को रूट से बाहर निकालूंगा तो ये क्या आ गया मेरे पास? 10 की पावर 2 आ गया। मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर क्या है? 41.5789। दो एक लोगों ने मुझे इसका भी आंसर बता दिया है। एक्सीलेंट। अब ये नंबर है। अब इस नंबर में ना आपके मतलब की चीज डेसिमल से पीछे पीछे तक है। सिर्फ ये डेसिमल से पीछे तक देखना है आपने, आगे देखना ही नहीं है क्या है आगे। आगे आपका मतलब ही नहीं, पीछे क्या लिखा है? 41। इस पूरी चीज को आपने कह दिया क्या है? y। अब आपने देखना है इससे पीछे कौन सा नंबर है। भाई डेसिमल से पीछे देखो बस। डेसिमल से पीछे क्या है? 41। 41 से पीछे कौन सा नंबर इसका परफेक्ट रूट है? 36। 36 का रूट क्या है? 6। 6 को कह दिया आपने क्या है ये? x। अगला स्टेप क्या था? z इक्वल y डिवाइडेड बाय x। तो 41.5789 डिवाइडेड बाय x। x बोले तो 6। डिवाइड कर दो यार। 6 6 हुआ 36। 6 6 हुआ 36। 41 में से 36 निकाला, क्या बचा? 5। 5 यहां आ गया भाई। 6 6 हुआ 36। 41 में 30 निकाला, 5 बचा। डेसिमल लगा। 6 के टेबल में 55 या उससे छोटा नंबर कहां आता है? हमें पता है 6 6 6 6 6 6 8 होता है 48। 6 9 होता है 54। वेरी गुड। 6 9 हो गया 54। 1 यहां आ गया। 6 2 क्या हो गया? 12। 6 2 हो गया 12। यहां पे आ गया कितना? 5। ठीक है। अब 6 9 क्या हुआ? 54। फिर यहां आ गया 4। 6 8 क्या हुआ? 48। अच्छा सर आपने तो कहा था 2 डेसिमल तक जाना है, आप आगे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बच्चे हमें यहाँ पे नंबर बड़ा मिला था। जब नंबर बड़ा मिला था तो हमें उसके सारे उस तक जाना है जितना कि वो आपका पूरा चलता रहेगा, हमें वहां तक जाना है उसके अंदर। जब नंबर ही छोटा मिल रहा था तो उसमें आपकी मर्जी है कि 2 डेसिमल पे जाके रुक जाओ। अब ये नंबर ही इतना बड़ा अजीब सा था। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ये आ गया। अब क्या बताया था? अगला स्टेप क्या था? इसको इसमें ऐड करना है। ऐड करने का तरीका सिखाया था। डेसिमल से पीछे वाली चीज को डेसिमल से पीछे वाली चीज में ऐड कर देना। डेसिमल से पीछे 6, डेसिमल से पीछे 6। 6 और 6 कितना है? 12। ये कितना है? 9298। डिवाइड कर दो। डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। 2 6 हुआ 12। 2 4 हुआ 8 और 1 यहां चला गया। 2 6 हुआ 12। 2 4 हुआ 8। 1 यहां गया। 2 9 हुआ 18। क्या आया? 6.4649। और बाहर ये 10 की पावर 2 भी मौजूद है, इसे मत भूल जाना। 6.4649। अब 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब डेसिमल 2 स्टेप कहां जाएगा? आगे। एक और एक 2 स्टेप चला गया आगे। क्या बना ये? 646.49। राउंड ऑफ करना चाहो तो 646.5 हमारे पास, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा जो कि हमने इसका निकाला था। किसका? 415789 का निकाला था। इसको कैलकुलेटर से निकाल के बता दो क्या आंसर आ रहा है वापस खत्म पे। ठीक है मेरा बेटा, अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको, अब हम आ गए एक प्रैक्टिकल सवाल के ऊपर यार। अब हमें इसको करना है अच्छे तरीके से। चलो भैया मसला ही कोई नहीं है। अब देखो ये जो 100 है, 100 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 जब रूट से बाहर जाएगी तो 10 की पावर 1। भैया इस चीज को तो मैंने उठा के फेंक दिया रूट से बाहर, मसला हो गया। अच्छा अब 9, 9 का रूट क्या होता है? 3। इसको भी उठा के रूट से बाहर फेंक दिया, टेंशन खलास। ठीक है। अच्छा अब जो ये 8 है ना, 8 बच गया रूट के अंदर। अच्छा 8 को मैं वैसे 3 लिख सकता हूं,
8 को मैं वैसे 3 लिख सकता हूं। क्यों लिख सकते हैं सर? क्योंकि 8 जो है ना मेरा बच्चा वो 9 के बिल्कुल बराबर में आ रहा है, और 9 का रूट क्या होता है? 3। तो 8 का जो रूट होगा ना वो 2.9 समथिंग होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है? अबे 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है। 8 उसके बिल्कुल बराबर में है, तो 8 का रूट क्या होगा? 2.9। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? ब्रैकेट में बचा 1.4 पावर 3। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? 14 इंटू 10 की पावर 2। बोलो हाँ या ना? 14 इंटू 10 की पावर 2। सही है ना? एक डेसिमल यूटिलाइज कर लिया इवन बनाने के लिए। अब 10 की पावर 2 को उठा के बाहर फेंको, एक और ये आ गया 10 की पावर 1। अब ब्रैकेट में क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ बच गया अंडर रूट ऑफ 14। इसको आपने कहा y, इससे पीछे होता है 9। 9 का रूट क्या भंड मार दिया ना। देखो 9 को x नहीं कहना था, 9 के रूट को x कहना था। इससे पीछे जिसका परफेक्ट रूट है दैट इज 9। 9 का रूट क्या है? 3। 3 को कह दिया x। z इक्वल y अपॉन x। तो 14 को डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 4 जा हुआ 12, यहां से 2 बचा, 0 लगाया। 3 6 जा हुआ 18, 20 में से 18 गया, फिर 2 बचा, 0 लगाया। 3 6 जा 18। 4.6 से इसको जोड़ा किसके अंदर? इसके अंदर। डेसिमल से पीछे वाले को डेसिमल से पीछे वाले में ऐड किया। 3 + 4 कितना है? 7। और डेसिमल के बाद 6 अपॉन में आया 2। 2 3 जा हुआ 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा। 2 8 जा हुआ 16, 2 3 जा हुआ 6, क्या बचा? 3.83। समझ में आ गया? अब आके भैया मल्टीप्लाई कर दो इसको उठा के। अच्छा, ये हो गया आपके पास 10 10 हो गया 100। समझ आती है? अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2.9 मल्टीप्लाई बाय 3.83। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना भैया? बोलो भैया, रूट निकाल लिए हमने, सारे के सारे रूट आ गए। बोलो ठीक है, रूट आ गए। अब मल्टीप्लाई करने में क्या टेंशन है? बस मल्टीप्लाई करो, आगे बढ़ो। पहले 3 को 2.9 से मल्टीप्लाई कर लो, या इसको 3 लेना है अगर, तो 3 3 का कितना हो गया? 9। 9 को 3.83 से मल्टीप्लाई कर लो। 9 3 जा हुआ 27, 7 आया 2 गया, 8 9 जा कितना होता है? 72। 72 में 2 ऐड किया 74। 9 3 जा 9 3 जा बोलो 9 3 जा 27। 9 3 जा 27। 27 में अगर मैं 7 ऐड करता हूं कितना होता है? 34। क्या बना यहाँ पे? ये बना 100 मल्टीप्लाई बाय 34.47। अब अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, डेसिमल आगे चला गया, क्या आंसर आ रहा है? 3447 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ रही है? 3447 मीटर पर सेकेंड। बोलो मेरा बच्चा, क्लियर हुआ यहां तक? हाँ या ना? बात समझ आ रही है? इस तरह से हम लोग बगैर कैलकुलेटर के सारा काम को बता देता हूं। एक चीज और यहां पे देखो, देखो मेरा बच्चा, एक चीज और, जो हम 2.9 को राउंड ऑफ करते हैं ना 3, बेसिकली ये हम अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे एक चीज याद रखना कि हमारी कैलकुलेशन में ये बात तय है कि इससे एरर इंड्यूस होता है। एरर इंड्यूस से क्या मुराद है? कि कैलकुलेशन में एरर आ रहा होता है। एरर का मतलब क्या होता है? देखो अब, अच्छा, और एरर छोटा बड़ा क्या होता है ये भी समझना सारा। ये हमारे कोर्स का पार्ट हुआ करता था, लेकिन फिलहाल नहीं है, वरना मैं लाजमी करा रहा होता है इसको। देखो अगर मैं मिसाल के तौर पर ये मानूं ये 2.9 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो आपने जब 2.9 को 3 किया तो आपने बेसिकली 0.1 मीटर का एरर इंट्रोड्यूस किया। कितना? 0.1 मीटर का। अच्छा, अब 0.1 मीटर के अंदर है। अब अगर मैं इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 मीटर में होते हैं आपके पास 100 सेंटीमीटर। जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसलिए बन जाना है 10 सेंटीमीटर। गोया आपने 10 सेंटीमीटर का एरर इंट्रोड्यूस किया। बात समझ आ रही है? 0.1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से, तो ये 10 सेंटीमीटर का एरर है। अच्छा, अगर मैं इसी 0.1 को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही चीज बन जाएगी 100 mm। यानी कि आपने 100 mm का एरर इंट्रोड्यूस किया। तो जितने माइन्यूट लेवल पे जाके देखोगे ना, बात समझ आ रही है, उतना एरर ज्यादा इंट्रोड्यूस होता जाएगा। ये बात पॉइंट क्लियर हो रहा है? जितने माइन्यूट लेवल पे जाके देखोगे, एरर उतना ज्यादा इंट्रोड्यूस होता जाएगा। बात समझ आती है? बोलो बेटे हाँ या ना? ठीक है, तो परेशान नहीं होना, बस कैलकुलेशन जो है ना वो अपनी
हाँ, बताने का मकसद यही था कि राउंड ऑफ ना करो जहां तक आपको आसानी है, ठीक है। चलो, अच्छा मेरा बेटा, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अच्छा, अब अपने पास लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या क्या सीन है देखते चलते हैं जरा, ठीक है। अच्छा मेरा बेटा, अब जो हमारे पास लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो अपना फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ हमारे पास जो है ना मेरा बेटा, वो डील करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। मतलब क्या बात कहता है, ये कहता है यार टोटल हीट एनर्जी जो आप सिस्टम को सप्लाई करोगे, दैट इज यूटिलाइज इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड डूइंग वर्क, ठीक है, बाय द सिस्टम या अगेंस्ट द सिस्टम या ऑन द सिस्टम। उसको अभी उसको हम देखते हैं कि वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट, जब हम इसको समझने के लिए जाते हैं ना, तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं कि यार हमारे पास जो है ना वो कोई भी एक कोई कंटेनर है, मिसाल के तौर पे लिए, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक अदद कंटेनर है कोई, ठीक है, लेट्स से ये मेरे पास एक अदद कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या सीन है, इस कंटेनर के अंदर हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को फिलअप किया हुआ है। इसमें हमारे पास क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। अब हमें तो ये चीज पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल रेस्ट में तो होते नहीं है, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ये क्या है अपने पास, ये अपने पास है एक अदद पिस्टन, ठीक है। पिस्टन समझते होगे, ये जो ब्लू से शो कर रहा हूं, दिस इज बेसिकली द पिस्टन। अभी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हमें ये चीज पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसमें क्या कर रहे होते हैं, दे आर मूविंग। अभी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था, ब्राउनियन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कोई यहाँ जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई यूं जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, ठीक है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। अब होता क्या है मेरा बेटा, आपके पास इस पिस्टन का इस वक्त कोई ना कोई वॉल्यूम मौजूद है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना मेरा बच्चा, हमें ये चीज पता है कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इसका अपना कोई ना कोई क्या मौजूद है मेरा बच्चा, इसका अपना कोई ना कोई वॉल्यूम मौजूद है। उस वॉल्यूम को मैंने फिलहाल नाम दे दिया कि वो क्या है, V1 है, ठीक है मेरा बेटा। और इसका अंदर जो भी इनकी कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी है, उस इंटरनल एनर्जी को मेरा बच्चा मैंने नाम दे दिया कि लेट से वो फिलहाल कितनी है, U1। और इस इंटरनल एनर्जी U1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो इंटरनल टेम्परेचर है, उस इंटरनल टेम्परेचर को मैंने नाम दे दिया कि वो क्या है मेरे पास, T1 इज द इंटरनल टेम्परेचर, ठीक है मेरा बच्चा। अब होगा क्या, अब जब मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करूँ, यानी कि अब जब मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, तो क्या होगा मेरा बच्चा, कैपिटल Q हीट एनर्जी देगा उसको। जब मैं इसको हीट एनर्जी दूंगा, तो ये हीट एनर्जी इनकी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। इंटरनल एनर्जी चेंज करने का मतलब क्या है, वो टेम्परेचर बढ़ाएगी। जब मैं इसको हीट एनर्जी दूंगा, तो ये होगा क्या, ये इनका टेम्परेचर बढ़ाएगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। और आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गौर से सुनना ये बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द पिस्टन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द पिस्टन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब जरा समझना है यहाँ पे। सपोज करो पहले जब मैंने इसको हीट नहीं दी थी अपनी करंट इंटरनल एनर्जी के ऊपर, मिसाल के तौर पे एक सेकंड के अंदर, लेट से एक सेकंड में 4 मॉलिक्यूल आकर स्ट्राइक करते थे पिस्टन को। जाहिर है जब जाके स्ट्राइक करेंगे तो अल्टीमेटली फोर्स भी तो लगाएंगे। फोर्स लगाने का मतलब क्या है, कोई ताकत लगाएंगे, क्योंकि आके धम से टकराए तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द पिस्टन। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द पिस्टन पर यूनिट टाइम, जब आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द पिस्टन यूनिट टाइम है, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बोलो मेरा बच्चा, हाँ या ना। पहले के मुकाबले में ज्यादा सारे मॉलिक्यूल आके पिस्टन की वॉल से टकराएंगे। बोलो मेरा बच्चा, हाँ या ना। ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपके पास अल्टीमेटली जो फोर्स
ऑन पिस्टन बाय द मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो मेरा बेटा हाँ या ना। फोर्स ऑन पिस्टन, साथ में मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। कौन सा प्रेशर, जो कि प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन द पिस्टन, प्रेशर दैट इज बीइंग एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन द पिस्टन, ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। बात समझ आ रही है? यहां तक की बात क्लियर हो गई। जब आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, स्पीड बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी, क्योंकि तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द सरफेस एरिया ऑफ द पिस्टन इन यूनिट टाइम विल इंक्रीज, as a result of which force exerted by molecules on the piston will increase। अब आपके पास जो है ना वो पिस्टन के पास जवाब देने के दो तरीके हैं। अब इसको हम एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं बात। जी मेरा बच्चा होमवर्क बिल्कुल मिलेगा, ठीक है यार। देखो ये सारी चीजें जो है ना वो आप ही के फायदे के लिए है, ठीक है, इसमें मेरा तो कतई कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आप ही का फायदा है। क्या फायदा है? आपका करियर है ना, मेरा करियर थोड़ी है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है ना वो 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी अभी बताता हूँ क्या फायदा है। अभी 2 मिनट रुको, मुझे पहले टॉपिक पूरा करना है। 10 न्यूटन की फोर्स सीधे हाथ पे लग रही है और 10 न्यूटन की फोर्स उल्टे हाथ पे लग रही है। मुझे बताओ ये किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा या ये किस डायरेक्शन में जाएगा? बोलो मेरा बच्चा, बोलो मेरा बच्चा, किस डायरेक्शन में जाएगा? रेस्ट में रहेगा, एक्सेलेंट, किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या करा, इस जगह पे 10 न्यूटन से फोर्स को बढ़ा के कर दिया 12 न्यूटन। अब गौर से सुनना, 12 न्यूटन, ये मैंने क्या करा, मैंने राइट साइड वाली फोर्स बढ़ाई, ये लेफ्ट वाली साइड में। अगर लेफ्ट साइड वाली फोर्स, अगर लेफ्ट साइड वाली फोर्स 10 न्यूटन ही रहे, मतलब जितनी है उतनी ही रहे, ना बढ़े, अब ये कहां जाएगा? अब ये 12 न्यूटन की तरफ जाएगा या 10 न्यूटन की तरफ जाएगा? बोलो कहां जाएगा ये, 12 की तरफ के 10 की तरफ? टूवर्ड्स राइट, वेरी गुड वेरी गुड। कहां जाएगा? 12 न्यूटन की तरफ जाएगा। गोया हमें ये बात समझ में आ गई, अगर एक चीज के ऊपर दो तरफ से ताकत लग रही थी तो अल्टीमेटली अगर दोनों फोर्सेस बराबर थी तो वो स्टेबल रहेगा। अगर एक ने फोर्स बढ़ा दी और दूसरे ने फोर्स नहीं बढ़ाई तो क्या होगा? तो अल्टीमेटली वो आगे चले जाएंगे। बात समझ आ रही है? जिस जहां पे ज्यादा फोर्स चाह रही होगी वो वहां चला जाएगा। बोलो मेरा बच्चा, यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, अब जरा अच्छे से सोच के दोबारा बताना, अगर राइट वाली फोर्स को मैं 10 से बढ़ा के 12 करता और ये लेफ्ट वाली फोर्स भी 10 से बढ़ के 12 न्यूटन हो जाती, फिर कहां जाता ये? बोलो भैया, फिर कहां जाता? फिर कहां जाता? वापस रेस्ट पे रहता। यानी कि अगर लेफ्ट वाला भी अपनी फोर्स 10 न्यूटन से बढ़ा करके कितनी कर देता, 12 न्यूटन कर देता, अल्टीमेटली ये फिर से कैसा हो जाता, ये फिर से अपने पास कैसा आता, रेस्ट में। बोलो मेरा बच्चा, यहां तक की सारे पॉइंट क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? हाँ या ना? अमन है? बिल्कुल अमन है, समझ आ गई। अब जरा यहाँ पे इसी चीज को पिस्टन के साथ समझना जरा। ये देखो, ये मेरे पास कंटेनर है, ये देखो, ये कंटेनर है, ये मेरे पास पिस्टन है। अच्छा, ये पिस्टन जो है ना ये मेरे पास मूवेबल है। मूवेबल बोले तो पिस्टन कैन मूव अपवर्ड्स एंड पिस्टन कैन मूव डाउनवर्ड। पिस्टन ऊपर भी जा सकता है और पिस्टन नीचे भी आ सकता है। अच्छा, नीचे से जो फोर्स मॉलिक्यूल इस पे लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है पिस्टन का अपना कोई ना कोई वेट भी होगा, प्रेशर होगा जो ऊपर से नीचे लग रहा होगा। मान लो मॉलिक्यूल इस पे 2 न्यूटन की ताकत लगा रहे हैं, पिस्टन का अपना वजन भी कितना है, 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन से 2 न्यूटन बैलेंस आउट हो रहा है और पिस्टन आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम में नजर आ रहा है। ठीक है मेरा बच्चा? अच्छा, अब क्या सीन होता है? अब ये सीन होता है अपने पास, ये मूवेबल पिस्टन है, ऊपर नीचे हो सकता है। आपने हीट दी, हीट देने की वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ी एंड इंटरनल एनर्जी की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्पीड बढ़ी, स्पीड की वजह से पहले के मुकाबले में ज्यादा मॉलिक्यूल जाके टकराना शुरू हो गए। तो अल्टीमेटली फोर्स जो कि एक्सर्ट हो रही है ऑन द वॉल ऑफ द पिस्टन वो क्या हो गई, बढ़ गई। जब ये अब जो मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं वो मिसाल के तौर पे 2 से बढ़ के कितनी हो गई, 4 न्यूटन। यहां तक की बात समझ में आ रही है? 2 से बढ़ के कितनी हो गई, 4 न्यूटन। यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द पिस्टन बढ़ गई। अब जो ऊपर आपका पिस्टन है ना, इस पिस्टन के पास जवाब देने के दो तरीके। एक तरीका कि पिस्टन अपनी खुद की, जो पिस्टन अपना खुद का प्रेशर है ना, पिस्टन अपना खुद का प्रेशर या कह लो जो फोर्स है इसको कांस्टेंट रखे। पिस्टन अपना खुद का प्रेशर या खुद का फोर्स कैसा रखे, कांस्टेंट रखे।
यानी कि अगर 2 न्यूटन था तो वो 2 न्यूटन ही रखे। एक तरीका जवाब देने का ये। दूसरा तरीका पिस्टन का जवाब देने का ये है कि नीचे से मॉलिक्यूल ने फोर्स बढ़ा के 2 से 4 कर दी, पिस्टन बोले कि यार मैं भी अपना प्रेशर बढ़ा रहा हूं, पिस्टन भी अपना प्रेशर बढ़ाए, पिस्टन भी अपना प्रेशर क्या करे, बढ़ाए, और बढ़ा के 2 न्यूटन से कहां ले जाए, 4 न्यूटन। बोलो मेरा बच्चा ये बात समझ में आ रही है यहां तक, हाँ या ना? एक क्या है, अब जरा गौर से देखो, देखो मॉलिक्यूल ने तो अपनी फोर्स बढ़ा दी है, अब पिस्टन अगर अपना प्रेशर कांस्टेंट रखता है 2 न्यूटन, अब तुमसे पूछूंगा मैं ये सवाल, क्योंकि हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं ऊपर ब्लॉक वाली, भाई मॉलिक्यूल की फोर्स बढ़ के हो गई 4 न्यूटन, पिस्टन ने बोला हम नहीं बढ़ाते प्रेशर, इसने अपना रखा प्रेशर कांस्टेंट, तो बताओ पिस्टन अपनी जगह पे रहेगा या पिस्टन ऊपर जाएगा? बोलो मेरा बच्चा, इंतहाई बेसिक सवाल है, नर्सरी क्लास के एंट्रेंस टेस्ट में आने वाला क्वेश्चन। ऊपर जाएगा, एक्सीलेंट, यानी कि हम कहेंगे पिस्टन विल मूव अपवर्ड्स, पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ये केस कहलाता है आपके पास कांस्टेंट प्रेशर केस। क्या कहलाता है ये? कांस्टेंट प्रेशर केस। तो किसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है? पिस्टन का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, या इसको हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या कहलाता है ये? आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक हो गया, क्या कहलाता है ये? आइसोबैरिक प्रोसेस। इसकी इक्वेशन अपने पास ये बनती है Q इक्वल डेल्टा U प्लस W। क्यों भैया ये इक्वेशन क्यों बनी? क्योंकि आपके पास हीट एनर्जी ने पहले टर्न एनर्जी बढ़ाई, फिर काम भी किया। काम कैसे किया? देखो भैया काम ऐसे किया, पिस्टन पहले यहां था, अब पिस्टन ऊपर चला गया, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो काम भी हुआ, तो आपके पास हीट ने 2 काम किए, इंटरनल एनर्जी भी चेंज किया और वर्क डन भी किया। 2 काम किया फिट किस्म की, इंटरनल एनर्जी भी चेंज किया और वर्क डन भी किया। बोलो मेरा बच्चा यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको हम कहते हैं क्यूपी इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पे आपके पास प्रेशर कैसा रहा? कांस्टेंट रहा। बोलो भैया, इसका जब हम पीवी कर्व बनाते हैं तो ऐसे बनते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस पीवी डायग्राम के अंदर जो एरिया अंडर द कर्व होता है, याद रखना ये एरिया अंडर द कर्व बताता है आपको वर्क डन इन दिस सिस्टम। बोलो मेरा बच्चा क्लियर हो गया? बेसिक सी बात थी ना, हमने पहले उसकी लॉजिक देखी। लॉजिक क्या थी? आपने हीट दी, हीट देने से क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, तापमान बढ़ा, इंटरनल एनर्जी बढ़ी। इंटरनल एनर्जी के बढ़ते ही क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी के बढ़ते ही ये हुआ कि आपके पास मॉलिक्यूल ने पहले के मुकाबले में ज्यादा फोर्स लगाना शुरू कर दी। जब ज्यादा फोर्स लगाई फिर क्या हुआ? फिर आपके पास अल्टीमेटली ये हुआ कि आपके पास पिस्टन को उसने ऊपर भगाने की कोशिश करी। अब पिस्टन के पास 2 तरीके थे, या तो पिस्टन जवाब में अपनी फोर्स बढ़ा देता या नहीं बढ़ाता। जब उसने अपनी फोर्स नहीं बढ़ाई तो ये हुआ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसको कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। और ये जो कर्व बनाया ना इसको आइसोबार भी कहते हैं। ठीक है मेरा बच्चा? अच्छा, अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि यार पिस्टन भी अपना प्रेशर बढ़ा दे, यानी कि ये आपके पास था, इसमें पिस्टन भी अपना प्रेशर बढ़ा, पिस्टन बोले यार हम भी अपना प्रेशर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ा के 4 न्यूटन कर देते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो अब पिस्टन ऊपर जाएगा कहीं या पिस्टन नहीं जाएगा ऊपर? बोलो, जब पिस्टन भी अपना प्रेशर बढ़ा देगा तो कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। जब कहीं नहीं जाएगा तो हम कहेंगे ये प्रोसेस होता है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है ये? कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम में आपका जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है दैट विल बी जीरो। जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन क्या हो रहा है? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रही। आप जितनी भी हीट एनर्जी दे रहे हो वो सारा का सारा क्या कर रही है? इंटरनल एनर्जी चेंज कर रही है। अब इसके अंदर बच्चे के दिमाग में एक सवाल आता है, वो सवाल ये आता है, इसको आइसोकोरिक भी कहते हैं, वो सवाल ये आता है सर अगर इसके अंदर ये पिस्टन, हमें तो हमारे टीचर ने पढ़ाया था कि ये पिस्टन फिक्स है। पिस्टन क्या है? फिक्स है। अगर पिस्टन फिक्स है तो आप कैसे कह रहे हैं कि पिस्टन ने अपना प्रेशर बढ़ा दिया? ये क्या मजाक हो गया? भली कोई फिक्स चीज भी अपना प्रेशर बढ़ा सकती है? बेटे फिक्स चीज ही अपना प्रेशर बढ़ाती है, याद रखना हमेशा। ये जो प्रेशर होता है ना ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। क्या मतलब? देखो इधर आपके पास प्रेशर कुकर तो देखा होगा घर में। प्रेशर कुकर में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऊपर से ऐसे लिड जो है ना वो उसको सील कर देते हैं और उसके बाद उसको हीट सप्लाई करना शुरू करते हैं। अंदर क्या होता है? अंदर आपके पास वेपर स्टीम बनना शुरू होती है। आप उसे हीट करते हो, हीट करते हो, हीट करते हो, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है,
तो ये जाके जो स्ट्राइक कर रहे होते हैं ना, इनकी फोर्स क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा, कि जो जो आपके पास जैसे ही आपने थोड़ी देर उसे हीट किया, तो जो प्रेशर कुकर का ढक्कन था ना, वो उड़ता हुआ ऊपर कहीं निकल गया? ऐसा तो कभी भी नहीं होता। हालांकि नीचे से मॉलिक्यूल्स का प्रेशर तो क्या हो गया, बढ़ गया है। अब अगर ऊपर प्रेशर कुकर का जो प्रेशर था वो कांस्टेंट रहता, तो उसको उड़ता हुआ ऊपर निकल जाना चाहिए था, क्योंकि नीचे की फोर्स ज्यादा है, ऊपर की फोर्स कम है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्या कर रहा है, वो भी अपना प्रेशर बढ़ा रहा है। एक वक्त आता है जब नीचे का प्रेशर बढ़ता है, ऊपर का प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, नीचे का भी बढ़ता है ऊपर का भी बढ़ता है, मेंटेन रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है। जब उसकी लिमिट एक्सीड कर जाती है तो वो प्रेशर कुकर फट जाता है। फिर बात समझ में आ रही है? यहाँ पे भी ऐसे ही है। गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आपने हीट दी, यहाँ पे इन्होंने अपना जो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे ना, जो ये प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, वो बढ़ा दिया। तो जो पिस्टन भले वो सील है, फिक्स है, पिस्टन ने अपना प्रेशर बढ़ा दिया, तभी आपको वहां नजर आ रहा है पिस्टन। अब अब बढ़ाते जाओगे, पिस्टन बढ़ाता जाएगा। एक वक्त आएगा जब उसकी बस हो जाएगी, तो अल्टीमेटली ये कंटेनर आपका फट जाएगा। बोलो मेरा बच्चा, यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? बेटे वो वेट इसलिए रखते हैं हम लोग, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कब प्रेशर कुकर जो है ना वो बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। जब वो ज्यादा डिस्को करना शुरू करते हैं ना, उसका वेट तो हमें पता चल जाता है कि यार अब जो है ना वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है उसका, अब उसका वेट हटा दो ताकि वहां से स्टीम रिलीज हो जाए। खाना तुम लोग बनाते हो, फिजिक्स मुझे पता है सारी, ठीक है। वो जब ज्यादा आगे पीछे सीटियां मारना शुरू करते हैं ना, तो वो ऊपर से वेट हटा देते हैं ताकि स्टीम अंदर से रिलीज हो जाए। तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसका प्रेशर कम करने के लिए हम ये करते हैं। हाँ, समझ आ रही है? आप देखना कि जब हम कभी स्टार्ट के अंदर प्रेशर कुकर रखेंगे ना, तो अल्टीमेटली वो कभी भी नहीं करता। बात समझ में आ गई? वो कभी भी स्टार्ट में इतना डिस्को नहीं करेगा, कुछ टाइम के बाद जाके करेगा। ठीक है? छुट्टी चाहिए तो मेरा बच्चा छुट्टी कर लो, उसमें क्या टेंशन है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये हमने पास था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का ग्राफ होता है, वो इस तरह का होता है। ये होता है पी वी, ये होता है। ठीक है बेटे, वी जीरो नहीं है, डेल्टा वी जीरो है। वी जीरो का तो मतलब ये हो गया कि आपके पास वॉल्यूम जीरो है। मैंने तो ये नहीं कहा वॉल्यूम जीरो है, जो वॉल्यूम था वही रहेगा। ठीक है? ये कहलाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर आप इसमें गौर से देखोगे ना मेरा बच्चा, तो आपको ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंडर में कोई एरिया ऑक्यूपाइड नजर आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पे एरिया ऑक्यूपाइड बाय द कर्व भी क्या आ रहा है? बोलो मेरा बच्चा, यहां तक का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? हाँ या ना?